उसमें पूछ रहा है। तो वहाँ पर मॉडर्न से संबंधित प्रश्नों को मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, एंशियंट मिडाइवल के उन्हीं प्रश्नों को करूंगा, थोड़ा कम कम भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वो भी सेशन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का भी आने वाला है, 6 to 12 ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज के रूप में वहाँ भी आपका काम हो जाएगा, वहाँ भी स्तरीय प्रश्न ही आपके होंगे, तो आप चाहेंगे तो उसको अटेंड कर सकते हैं। आज का जो सेशन है, नया टॉपिक है, बिल्कुल लिखिएगा, विधायिका। रेड कर दें? ठीक है। टॉपिक है विधायिका। ठीक है। लेजिस्लेचर। ठीक है, यहां से पढ़ना है। अब ध्यान रखिए, कार्यपालिका से संबंधित जितना भी आपको हमने कराया है, मैं आशा करता हूं कि अभी शुरुआत से लेकर अभी तक नागरिकता तक का आपका सेक्शनल टेस्ट हुआ था। नागरिकता के बाद वाला मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज तक के टेस्ट में भी प्रश्न मैं बना रहा हूं। और कोशिश करेंगे कि जो सेक्शनल 3 होगा वो कार्यपालिका विधायिका जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको सेक्शन 3 में कर देंगे। 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न में कुछ इजी भी होगा, कुछ मॉडरेट, जैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, 20 प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी बच्चा बिना पढ़ा हुए मार देगा। 40 प्रश्न मॉडरेट कल्चर के होते हैं, और बहुत कम प्रश्न होते हैं जो डिफिकल्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। वही रिजल्ट क्या करता है, तय करता है। अगर वो आपका बन जाता है तो रिजल्ट वहीं से होना है। एग्जाम का प्रोसेस होता है, एक बच्चे ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था, कि 50% हमको आता है, 50% हमको आता भी है और नहीं भी आता है। तो ये तो 50% आता है, मेरा मार्क्स अच्छा बना देगा। लेकिन 50% आता है और नहीं आता है, इसमें भी अगर मैंने 25% सही कर लिया तो रिजल्ट हो जाना है। तो यही ध्यान रखना है, 50% क्वेश्चन आपके लिए हमेशा टफ रहेगा। उसमें बस दिमाग लगाना है कि इसमें से 25% प्रश्न कैसे हम सही कर दें। वो 25% आपका डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पर और फैक्ट पर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हुए चलना है। एनसीईआरटी का जो सेशन मिले उसमें मैंने देखा है, नया एनसीईआरटी क्या किया है, कहानी पर और कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किए हुए। ओल्ड एनसीईआरटी क्या हुआ, फैक्ट पर ज्यादा फोकस किया है। तो न्यू एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी को पैटर्न बना के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जब भी कुछ भी ऐसा प्रश्न आपके सामने होगा, आइए, तो उसमें क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। और इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। फैक्ट आपको याद भी रहेगा तो कॉन्सेप्ट से फंसा देगा। जैसे कुछ प्रश्न आपने जो पूछा था कल, कौन कौन प्रश्न कल पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, तो ऑप्शन बहुत सारा गलत दिया रहा था, आपने ही पूछा था शायद। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऑप्शन क्या करेगा, जानबूझ के ट्रिपल बनाएगा। तो ट्रिपल ऑप्शन इसलिए बनाता है कि देखता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर नहीं है कोई नहीं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा पब्लिकेशन है, उसका 20% क्वेश्चन गलत रहता ही है, आंसर ही गलत होता है। हम लोग जो किताब फॉलो करते हैं, लेते हैं, उसमें से कई क्वेश्चन हमने हटाया भी है और आंसर चेंज करना पड़ा है। वहाँ आंसर बी है, रियल आंसर सी है। तो हम लोग को पता रहता है तो जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर गलती दिया हुआ, तो हम लोग अपना क्लास में उसको हटा देते हैं। लेकिन किताब में जिन बच्चों को नहीं पता हो तो बी मान के ही आगे बढ़ेंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई पब्लिकेशन ऐसा प्योर नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है जो कह दे कि 100% उसका सही है, क्योंकि वो एरर होगा ही। टाइपिस्ट का काम होता है। क्वेश्चन कौन लगाता है, टाइपिस्ट बनाता है, पीपीटी, हम लोग तो बनाते नहीं है। टाइपिस्ट महोदय ज्यादा कृपा करेंगे तो बस खुदा, क्या होता है, एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, वही वाला हाल है। बहुत सारा क्वेश्चन वो चेंज कर देता है। तो टाइपिस्ट पर इसलिए भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है कि पब्लिकेशन में जितने जो लोग टाइपिस्ट होते हैं या प्रूफर होते हैं, उनसे बहुत सारे चीज गलतियां रह जाती है। इसमें कोई टीचर का, फैकल्टी का दोष नहीं मानना चाहिए। चलिए विधायिका में लिखिए आगे। विधायिका का पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम जैसे डायग्राम से समझाने में ज्यादा अच्छा होता है। तो एक डायग्राम खींचिए, मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे ऊपर लिखिए विधायिका, सबसे ऊपर लिखिए विधायिका। और यहाँ पर विधायिका के बाद एरो दे दीजिए। ठीक है, ऐसे एरो दीजिए। एक तरफ लिखिए संघीय विधायिका। आप लोग को दिक्कत तो नहीं होगा, ऑनलाइन वाले बोलेंगे तभी कोई, आपके तो सामने हम बोल रहे हैं तो आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संघीय विधायिका। कलर में कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर रेड कर देंगे। तो रेड थोड़ा हिंसक कलर है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, संघीय विधायिका लिखिए। यहाँ लिखिए राज्य की विधायिका, ऐसे लिखिए, लिखते चलिए, मैं बोलते चल रहा हूँ। संघीय विधायिका, यहाँ लिखिए राज्य विधायिका। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और क्या है, सेंटर यूनियन लेजिस्लेचर, दो हो गया। अब संघीय विधायिका को एरो दीजिए, और यहाँ पर लिखिए संसद। इसका मेन क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, संसद को बॉक्स में घेर दीजिए, भाग जाता है कभी कभी। ठीक है, जगह चेंज कर लिया है। तो संसद लिखिए। यहाँ पर लिखिए राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, विधानसभा नहीं, क्या लिखना है, विधान मंडल, मतलब कि यहाँ पर
राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद है उसके लिए टर्म है राज्य विधानमंडल, इसको भी घेर लीजिए। अब संसद के नीचे लिखिए, लिखिए पहला में राष्ट्रपति, यहां लिखिए राष्ट्रपति, पहला में लिखिए राष्ट्रपति, दूसरा लिखिए राज्यसभा, प्रेसिडेंट राज्यसभा, और ये क्या होगा, लोकसभा, एलएस, लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। निम्न सदन को क्या बुलाया जाता है, लोक सदन भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए उच्च सदन, उच्च सदन, यहाँ पर कर लीजिए निम्न सदन या लोक सदन, उच्च सदन, निम्न सदन या लोक सदन। गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। चलिए लिखते चलिए, पहले राष्ट्रपति में उच्च, राष्ट्रपति सदन, राष्ट्रपति और सिमर राष्ट्रपति लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में लिखिए उच्च सदन, उच्च सदन, और यहां लिखिए निम्न सदन या लोक सदन, एलएस है, लोकसभा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है, प्रेसिडेंट को पी लिख दिया है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा बोलते तो चल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब इधर आ जाइए, इधर लिखिए राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल लिखिए, यहाँ लिखिए विधानसभा, विधान परिषद लिख लीजिए, विधान परिषद, और यहाँ लिख लीजिए विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद यहाँ लिख लीजिए विधानसभा, ठीक है। ये विधानसभा जो है क्या है, निम्न सदन है, और ये क्या है, उच्च सदन है। अब विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, जम्मू कश्मीर से हट गया क्योंकि वो यूटी बन गया, तो ये 6 राज्यों में है। तो यहाँ पर आगे लिखवा देंगे, जिन राज्यों में विधान परिषद स्थापित है वहां पर विधान परिषद होगा, जहां पर नहीं है वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन होगा जिसका नाम है विधानसभा। हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब लिखते चलिए, थोड़ा सा लिखिए, हेडिंग लगाइए संघीय विधायिका, हेडिंग लगाइए संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, इसमें लिखना शुरू कीजिए। लिखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में, संघीय विधायिका के बाद लिखिए भारतीय संघीय शासन प्रणाली में, भारतीय संसदीय है ना, संसदीय लिखवाए थे ना, हाँ, नहीं संसदीय होगा, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र में, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया है, द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया है, यथा राज्यसभा तथा लोकसभा, यथा मतलब जैसे, राज्यसभा तथा लोकसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा। लिखिएगा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है, जबकि, जबकि राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, चुना जाता है, ठीक है। लिखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है,
राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता। इसका विघटन कभी नहीं होता। इनके सदस्यों को इनके सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनके सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं उनके बदले नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। एवं उनके बदले नए सदस्यों का निर्वाचन होता है हो जाते हैं एवं उनके बदले नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे तो फिर रिपीट इसको करना ही है, तो इतना ही लिख के चलिए। एवं उनके बदले नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब लिखिए संसद का संगठन। हेडिंग लगाइए संसद का संगठन एवं संरचना। हेडिंग वालिए संसद का संगठन एवं संरचना। संसद का संगठन एवं संरचना। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सेटअप कैसे होता है, ये सब बताना है इसमें। अब इसे लिखना शुरू कीजिए। नहीं, एक तिहाई इसलिए जैसे दो यहाँ पर लिखा जाता है, क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर में 6 साल पक्का टिक मारना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक तिहाई सदस्य को प्रत्येक कितने 2 वर्ष पर हटाने का कारण है कि कुछ सदस्यों को हमको मनोनीत करना होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विधानसभा के द्वारा भी चुना जाता है। ठीक है। ग्रेजुएट लोगों के द्वारा चुना जाता है, ग्रेजुएट जो विद्यार्थी है, टीचर्स के द्वारा चुना जाता है। तो वो जो कोरम रखा गया है कि इतने सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, उसके लिए हम प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य को रिटायर कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो रिटायर होंगे दोबारा नहीं आ सकते हैं, दोबारा उनकी फिर से पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल ही नहीं है, वो तो भाई अस्थाई सदन है, वो तो हमेशा बना रहेगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है प्रत्येक सदस्य का, जिसमें हमने बताया कि हर 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, उनके जगह नए सदस्य आते हैं। जो रिटायर होंगे उनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। आगे लिखवाएंगे, अभी अभी टॉपिक आना है। अभी तो तुमको हेडिंग लिखवाए है ना, ये टॉपिक अभी आना। त्यागपत्र दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? त्याग पत्र के किसी को थोड़ा रोका हुआ है। सरकारी जब कोई भी कर्मचारी त्याग पत्र दे सकता है तो संसद की बात है, त्याग पत्र दे सकते हो। आपको इच्छा नहीं है त्याग पत्र दे दीजिए। बहुत लोगों ने दिया स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र, बहुत लोगों ने पारिवारिक कारणों से या स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र दिया है। हाँ, दे सकती है। कोई त्याग पत्र देने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखो, पद से हटाने की प्रक्रिया होती है जिसमें बदनामी होता है कि चलो तुमने गलत काम किया, संविधान के प्रोविजन को नहीं माना तो हमने पद से हटा दिया। त्याग पत्र तो स्वैच्छिक है। जैसे बहुत सारा अभी बीपीएससी में तुम या टीचर बनोगे तो तुम्हारी इच्छा अपनी है, जाके दे दो डीईओ को त्याग पत्र, हमको नहीं काम करना है, तो थोड़े तुमको जबरदस्ती रोक देगा कि नहीं करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बंधन में तुम थोड़े बंधे हुए हो, ऑन ड्यूटी बंधन में हो। 5 बजे के बाद तुम क्या करोगे उससे उसको क्या लेना देना है। अभी जो आए थे, क्या नाम था इनका, खूब नाम चला था, के पाठक, तो आए थे तो इन्होंने टीचर पर इतना सिकंजा कस दिया था कि 6 बजे के बाद जब छुट्टी होता है उसके बाद भी सर्विलांस पर रखे हुए थे कि करते क्या हो, कोचिंग तो नहीं पढ़ाते हो। ठीक है। ट्यूशन से तुम लोग का तो अपना नहीं है। तो उस वक्त तो टीचर लोग, चलिए क्योंकि सदमा में था, बहुत टीचर लोग खेती बाड़ी करता था, स्कूल जाता था, अटेंडेंस बनाता था, पेमेंट उठाता था, उनका तो सही किया है। क्योंकि पनपरुआ बन के जो पेमेंट उठा के खा रहा था वो गलत कर रहा था। और कर्तव्य विहीन तुम अगर कुछ पेमेंट खा रहे हो तो तुम पाप का धन खा रहे हो, कर्तव्य तो करना होगा। अब उसमें क्या हुआ कि वो ठीक किया, वो तो मैं भी सही मानता हूँ। मेरे भी बहुत करीबी लोग 2-3 थे जो बार बार गांव में भौकाल मचाए हुए थे कि हम जाते भी नहीं है, मतलब अपना प्रशंसा करते थे। हम उनको परुआ कहते थे कि तुम तो साला, तुमसे ज्यादा कर्महीन व्यक्ति पृथ्वी पर कोई नहीं होगा।
जिस चीज के लिए तुमको पेमेंट मिलता है उस चीज के लिए तुम कर्म नहीं कर रहे हो। गांव में खुश होकर कहते हो कि हम नहीं जाते हैं, प्रधानाचार्य मेरा जान पहचान का ये है वो है, मेरा एक लेटर वहाँ लिखा रहता है हमेशा छुट्टी का, जैसे ही कोई चेकिंग आता है साइन मार देते हैं, प्रिंसिपल साहब हमारा छुट्टी हो जाता है। तो सब उसकी प्रशंसा करता था, हम उसको गाली देते थे। हम इसलिए गाली देते थे कि हम कहते हैं कि तुमसे बड़ा कर्महीन कोई नहीं है। ठीक है। तो वह बहुत बुरा मानता था तो भागते चलता था। मेरा बुराई करता होगा, करने वाला करने दो, लेकिन हमने यही कहा था कि जो कर्तव्य आपको दिया जाए, अगर नहीं, अब हम पढ़ाने का हमको पेमेंट मिल रहा है, हम न पढ़ाएं, बिना मन के पढ़ा के चल जाए, तो आशीर्वाद तो तुम दोगे ही दोगे। ठीक है। आशीर्वाद का रूप अपडेटेड होते जा रहा है, अब तो एआई से भी आशीर्वाद, ग्रोक भी आशीर्वाद देता है, तो तुम लोग को तब बात ही छोड़ दे। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर अब क्या हुआ कि वो लोग कोर्ट में चले गए, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने सीधे कहा कि तुम्हारा बंधुआ मजदूर है टीचर, तो बोला नहीं, उसके भी जीवन का अधिकार है कि नहीं है। तो तुम्हारा जो 10 से 5 तुम्हारा ड्यूटी है, वो तुम्हारा क्या है, ड्यूटी आवर है। तो 10 से 5 में अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है तो वो दिक्कत हो जाएगा कि पद पर रहते हुए गलत काम कर रहा है या गलत तरीके से कमा रहा है। जब पद से वो जब 5 बजे तुम उसकी छुट्टी कर दोगे, तो छुट्टी करने के बाद जो समय है वो ट्यूशन पढ़ाए कुछ भी कराए, उसकी अपनी इच्छा है। तो फिर चुप हो गया। तो वो जब गया तो फिर सब लोग पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ा रहा है सब कोई। हाँ, उसने क्या किया, परेशान करने के लिए एक एक्स्ट्रा ला दिया कि 3 घंटा स्कूल में बैठना है। तो पढ़ाने के बाद टीचर लोग को 3 घंटा जबरदस्ती शुरू करवाता था, कहता था कि ऑफिशियल वर्क करना है, बहुत सारा ऐप डेवलप कर दिया, ऐप में अटेंडेंस बनाना है, ये करना है वो करना है। टीचर लोग एकदम खोज गया था कि कब जाए। कुछ दिन और रुकता तो हमको लगता है कोई टीचर बम मार देता उस पर। ठीक है, जितना परेशान किए हुए था। तो हमारे कहने का अर्थ है कि ऐसा कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई जॉब कर सकता है, अगर उसको छोड़ना है तो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी छोड़ सकता है। तो त्याग पत्र वाला जो भी मामला होता है उसके लिए बस इतना जानो कि किसी भी सर्विस में, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, ग्रेड 9 हो, 10 हो, 12 हो, कहीं भी तुमको सरकार या कोई भी संगठन, कॉरपोरेट भी तुमको नहीं रोक सकती है। संसदीय मामला में थोड़ा सा सरकार चाहती है कि कोई अच्छा मंत्री है त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसको परसुएट किया जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये प्लीज रह जाइए। लोकसभा का थोड़ा पावर उसमें है कि मंत्री के महत्व को देखते हुए राज्यसभा में रिक्वेस्ट कर सकता है, थोड़े कि पकड़ के बांध के रख लेगा बंधुआ मजदूर की तरह के, ना रहबे करो। तो वो त्यागपत्र का जो प्रोविजन आगे बताएंगे, आगे लिखिए पहले क्या लिखवाया था लास्ट लाइन। हाँ, इसमें लिखिए, पॉइंट लिखते चलिए। लिखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, राष्ट्रपति कौमा राज्यसभा तथा लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है, को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। थोड़ा बोल दीजिए, मिल्क शेक लेते आएगा, नहीं लाया अभी तक। राज्यसभा, सॉरी, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है, सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। इसमें लिखिए आगे, देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न, इसी में लिखना है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, मतलब महत्वपूर्ण पार्ट। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, ब्रैकेट में आर्टिकल 79 लिख दो, 79। आर्टिकल 79 के द्वारा यह कथन कहा गया है, ब्रैकेट में कर दो आर्टिकल 79, 79। जो स्टेटमेंट लिखा उसके ब्रैकेट में लास्ट में लिख दो आर्टिकल 79। मतलब आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर होता है। तो पूछा जाए कि संसद का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में। पूछाएगा आर्टिकल 79 के तहत संसद के संगठन में कौन कौन आते हैं, तो ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी दे देगा, तो मत मारना भूल के भी। ठीक है, 3 ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन में क्या कर देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी डाल दिया जाएगा, तो उसमें टिक नहीं मारना है। अगला लिखिए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए। देखिए, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। जबकि जबकि राज्यसभा, जबकि राज्यसभा केंद्र में, राज्यसभा केंद्र में, राज्यसभा केंद्र में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि राज्यसभा केंद्र में
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भेज दिए थे, ठीक। जबकि राज्यसभा केंद्र में, कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा केंद्र में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाते हैं, प्रश्न ये रहेगा। कौन कौन से राज्य में राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर हैं? क्वेश्चन सिंपल रहेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? तुलसी जल मिला के रट जाना है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर ये बोलिएगा कि सर इसका कोई ट्रिक बना दीजिए, कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना पड़ेगा। और बीपीएससी का एक नेचर मैंने देखा है, बीपीएससी का क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं होता है। इस बार का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, 69 का क्वेश्चन उठा के देखिए, पता चलेगा। तो आसमान से सीधे जमीन पर ले आया था इस बार, फिर कब जमीन से आसमान ले जाए कोई ठीक नहीं है। तो वो तो रहा कि कमीशन के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको लिए, लेकिन जो टीचर वाले हैं, टीचर वाले को बस इतना मानना है कि जो फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न को, डेटा वाले प्रश्न को रटिए, कोई विकल्प नहीं। लुसेंट हमने पहले कहा है आपको, जितना दो बॉक्स वाला है, तो एग्जाम दे के आओ ना, तुमको लुसेंट हम बता देंगे कहाँ कहाँ से उठाया हुआ है। नहीं तो लुसेंट एक दिन लेके आना, हम बता देंगे कौन कौन चीज रटना है। उस बॉक्स सबको नहीं पढ़ना है, सारा पढ़ने का नीड नहीं है। जो बॉक्स हम बताएंगे बस उतना रट जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि जीएस सेक्शन में अब जिसका ज्योग्राफी है तो उसको तो बढ़िया से पढ़ना है, हिस्ट्री है उसको बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन जिसका जीएस सेक्शन है उसको 7-8 क्वेश्चन के लिए उतना नहीं रटना है। जो टिक मारेंगे उतना रट के जाना, काम हो जाएगा। और लुसेंट के बिना काम भी नहीं चलता है, ये भी बता देते हैं। बिहार बीपीएससी, चाहे बीपीएससी अभी तक लुसेंट से ऊपर नहीं गया है, 1-2 बार गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी लुसेंट पढ़ने की आवश्यकता होगी। लुसेंट पढ़ो, क्राउन पढ़ो, जो भी पढ़ो, लुसेंट इसलिए पढ़ो कि पिछले जितने सालों में जितने एग्जामिनेशन में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सबको उठा के डाल देता है। वो कभी भी अपना प्रश्न नहीं डालता है, वो पूछे गए प्रश्नों का डेटा डाल देता है। ये भी अच्छा है, एक तरह पीवाईक्यू का काम करेगा आपके लिए। लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए दूसरा या तीसरा, तीसरा लिखिए, लिखिए, लिखिए। संसद में, तीसरा पॉइंट लिखिए, संसद में, संसद में राज्यसभा के लिए, संसद में राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। संसद में राज्यसभा के लिए सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ कारण? जनसंख्या, ठीक है। समान प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि, क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या, सभी राज्यों में जनसंख्या का आधार अलग अलग है। क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या का आधार अलग अलग है। क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या का आधार अलग अलग है, ठीक है। सबसे अधिक यूपी में है तो सबसे अधिक सीट है, फिर महाराष्ट्र में है दूसरा स्थान, तो वहाँ भी जनसंख्या है। तो जैसे से अभी किसी राज्य का जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या तो पहला चौथा पर था, अब तीसरा पर आ गया। पश्चिम बंगाल को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, कुछ दिन में हम लोग यूपी को भी पीछे छोड़ देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस हम रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का विकास का आयाम क्या है? जनसंख्या है। हम लोग बिहार, जो बीमारू प्रदेश का नाम में 5 राज्य आते थे बीमारू में जनरली, 5 राज्य में 3 राज्य, जो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको, रुगंता वाले राज्य। तो रुगंता का क्षेत्र कौन है? औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी शब्द होता है, ठीक है। क्रय समतुल्यता उसको बोलते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलग चीज है। एक पीपी होता है, पीपीपी होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब तुम्हारे पास कितना क्षमता है क्रय शक्ति का, तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, मंथली तुम कितना खर्च करते हो। तो किसी परिवार का तुम देख लो, किसी परिवार का जो खर्च होता है 2 लाख भी मंथली बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उनका स्टेटस लाइफ का ज्यादा अच्छा है। किसी का परिवार का 5-8 हजार महीना मिलता है उसके स्टाफ को, मतलब उसके परिवार के जो मुखिया 8 हजार कमाता है, उसमें भी भरपेट खा के खुश है वो। तो खुश रहने का पैमाना, इसीलिए खुशी का जो पैमाना दिखाया गया, जब हम पढ़ेंगे खुशी के पैमाने के बारे में अर्थशास्त्र की चर्चा करेंगे, तो बांग्लादेश के जो यूनिस खान ने जो बताया था कि खुशी का पैमाना क्या हो, तो वही बताया गया अर्थशास्त्र में। यहाँ पर अमर्त्य सेन भी यही बात कहते हैं कि खुश रहने के लिए संसाधन की जरूरत नहीं है, एक सही मन की जरूरत है, ठीक है। रोने वाला महल में बैठ के भी रो रहा है, ठीक है। तुम्हारा महल है, अच्छा घर द्वार सब कुछ है, एसी लगा हुआ है, तुमको भयानक सीवरेज लेवल का तुमको बीपी है, डायबिटीज है,
ठीक है, मिठाई पड़ा हुआ है, देख सकते हो, खा नहीं सकते हो, खाने का कोशिश करोगे तो घर वाला नहीं खाने देगा, तो सबसे टॉर्चर तो घरे वाला करता है। ठीक है, वो आदमी कहीं से प्रताड़ित नहीं, कोई आदमी गलती से गेस्ट आ गया तो वो बूढ़ा गेस्ट के साथ दिन में बैठा रहेगा, हाँ, खाली शिकायत करेगा बहू का, फ्रिज नहीं खोलने देती है, ताला मार के रखती है, नया नया मलकिनी बनी है, हमर संपत्ति हमारा सब, हम अर्जे, हम ही नहीं फ्रिज छू सकते हैं। जो गेस्ट होता है वो चाहता है कितना जल्दी यहाँ से हाथ जोड़ के भागे, क्योंकि उसका कान पका रहता है, हाँ अंकल जी बात इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसके घर में हो तो हाँ 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 करते रहो, ठीक है दिन भर में। जैसे थोड़ा साइड कटोगे, करनी काटोगे मोबाइल, अब मोबाइल बेकार, अब ज्ञान देना शुरू करेगा, देखिए मोबाइल बहुत खराब चीज़ है, ये है वो है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, खुश रहने के लिए कोई कहे व्यक्ति कि बहुत अच्छा घर चाहिए, जीवन स्टाइल चाहिए, गलत है, हम नहीं मानते हैं। एक बच्चा को देखो, छोटा बच्चा है, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो आइसक्रीम पर ही खुश रहता है। ठीक है, आइसक्रीम आएगा बहुत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में अभी छल कपट नहीं आया है, तो खुश रहता है। उस स्तर का अगर व्यक्ति काम करते हुए है तो मानो कि तुम्हारा लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। राज्यसभा का गठन, हेडिंग लगाइए, राज्यसभा का गठन, हेडिंग में लिखिए राज्यसभा का गठन। इसमें लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, 80, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, 80 राज्यसभा का गठन करता है। राज्यसभा का गठन करता है, लिखिए इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 250 हो सकती थी, पहले एंग्लो इंडियन 2 वाला था, उसको हटा दिया गया, अब तो एक ही है। ठीक है, अधिकतम संख्या 250, 250, 250, 250 हो सकती है, परंतु परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 245 है, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 245, 245 है, 245 है। लिखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, इसी में लिखते चलना है 245, इसमें लिखे चलिए राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कौमा विज्ञान, कौमा कला, कौमा समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान कौमा समाज सेवा के संबंध में, के संबंध में, अब देखो टर्म सीख लो, मेंस में कभी ख्याति लब्ध लिखा जाता है, तो लिख दो ख्याति लब्ध, यही टर्म लिखो, के संबंध में ख्याति लब्ध, जिसको विशेषज्ञ बोलते हैं, उसका एक और टर्म है ख्याति लब्ध, ख्याति लब्ध, ख्याति लब्ध विशेषज्ञ, इसी को हिंद और इसका टर्म है विशेषज्ञ, ख्याति लब्ध लोगों का, लोगों का, लोगों का मनोनयन किया जाता है, इलेक्ट नहीं होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, मनोनयन, मनोनयन किया जाता है, जिसकी संख्या 12 होती है, जिसकी संख्या 12 होती है, मनोनयन किया जाता है जिसकी संख्या 12 होती है। एक बार प्रश्न में आया था, पहले लिख लो तो बताएंगे, जिसकी संख्या 12 होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन सीधे पूछा था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उसका आधार पूछा था, तो उसमें लिखा था विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग, साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग, कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग, समाज सेवा का क्षेत्र छोड़ के लिख दिया था खेल के रूप में विशेषज्ञ लोग, और ई, तो सचिन तेंदुलकर को जब मिला था भारत रत्न तो उनको कहाँ शामिल किया गया था? कला में। खेल को कहा गया कि आर्ट है ये, तब उनको दिया गया। तो ये चारों आधार पूछता है, तो चारों याद रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछेगा, जैसे लगेगा कि आप छोड़ दे, इसको याद करने की क्या जरूरत है, वहीं से उठा के क्वेश्चन डाल देगा। तो 4 आधार दिया गया है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। आगे लिखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए 238 सदस्य, अगला पॉइंट में 238,
238 238 सदस्य सदस्य सदस्यों में से 233 सदस्य 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 238 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं जो विभिन्न राज्यों से जो विभिन्न राज्यों से संबंधित होते हैं जो विभिन्न राज्यों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखो 250 में से 238 जो मेंबर है वो क्या होगा, इसमें से भी कितना 233, क्योंकि 250 तो है नहीं, हमने कितना लिया है 245, इसी को आधार मानना है। इसमें से कितना 238, मतलब 245 में से 233। समझना यह है कि 250 अधिकतम संख्या है, लेकिन अभी कितना है स्ट्रेंथ 245। तो इस 245 में से 238 मेंबर कहाँ से होंगे, राज्यों से होंगे। उस राज्यों में से 238 किसके लिए है, 250 के लिए है, लेकिन 245 के लिए क्या हो जाएगा 233। तो 233 मेंबर कहाँ से चुने जाएंगे, राज्यों से। जबकि शेष सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। जबकि शेष सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसका निर्धारण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसका निर्धारण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एक पेज छोड़ दीजिए और लुसेंट बाबा को याद कीजिए, और इसमें राज्यसभा का कितना मेंबर है, केंद्र शासित प्रदेश से कितना मेंबर है, उसको यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए। राज्यसभा में सदस्यों का एक पेज में लिख लीजिए, हेडिंग लगा दीजिए ताकि याद रहेगा, और उसको याद करके लिखना है, नहीं तो नोट्स अधूरा रह जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों का क्रमवार 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 क्या है, हाँ ठीक है, सीटें कर दीजिए, क्रमवार सीटें। ठीक है, तो एक तरफ राज्य लिख लीजिएगा, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, ऐसे करके कर लीजिएगा। एक तरफ यूटी कर लीजिएगा और उसको रट जाना है, क्योंकि हमने देखा है कि मैच दी फॉलोइंग में सीधे पूछता है। ठीक है, राज्य दे देगा, नंबर दे देगा, मैच दी फॉलोइंग दे देगा। तो ऊपर के 4-5 को राज्य याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन में 2 तो याद ही रहेगा, 2 कंफ्यूज करेगा, और इसी 2 के कारण आंसर गलती हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा ना, आशा करें लिख लेंगे ना। ठीक, चलिए आगे लिखिए। अब लिखिए, और राज्यसभा पूरा ही करवा देते हैं। लिखिए राज्यसभा का निर्वाचन, हेडिंग लगाइए, राज्यसभा का निर्वाचन। लिखिए इसके सदस्यों का निर्वाचन, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। पहला पॉइंट, इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है, इस विधि का विवरण
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। इस विधि का विवरण मतलब इसका जानकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1951 में किया गया है, ये पता था आप लोगों को? तो एक नया फैक्ट हो गया। इस विधि का, ठीक है, क्या लिखवाया है? इस विधि का वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया। अब देखो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्यों लाया गया? 1952 में आम लोकसभा का चुनाव होना था ना। अरे पहला आम चुनाव कब हुआ है? 1952 में। उससे पहले संविधान सभा क्या कर रहा था? संसद, अंतरिम संसद का काम कर रही थी। तो जब चुनाव होगा 1952 में, उससे पहले क्या होगा? चुनाव का आधार तय करोगे, परिसीमन करोगे। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संविधान सभा पारित करेगा, संसद नहीं करेगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किसके द्वारा पारित किया गया है? संविधान सभा द्वारा, क्योंकि संसद तो गठन हुआ ही नहीं था। समझ में आया? तो यहाँ पर संविधान सभा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लिखा, उसमें लिख दिया क्लियर कि राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा, कौन से मत का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमने क्या किया था, विभिन्न देशों से संविधान को ग्रहण किया है, तो हमने इस पत्ती को अन्य देशों में देखा, ब्रिटेन में ही था ये पत्ती, तो ब्रिटेन से उठा के लिखित दे दिया। तो अब जब भी होता है, अब जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सुने हो? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तो सुन लिए, उसी का नाम बदल के लास्ट में क्या कर दिया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक को हटा के क्या कर दिया? जन कर दिया गया। आगे लिखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी में लिखिए। संविधान का अनुच्छेद 84, संविधान का अनुच्छेद 84 राज्य विधान मंडल, 84 राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों, के निर्वाचित सदस्यों, के निर्वाचित सदस्यों द्वारा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का चयन 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 करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चयन करने का प्रावधान करता है, चयन करने का प्रावधान करता है। देखो 84 में क्या है लिखा गया है? विधानमंडल। तो विधानमंडल का अर्थ क्या हो गया? विधानसभा, विधान परिषद। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 84 कहता है कि जहां पर विधानसभा है उसी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य का क्या होगा? निर्वाचन होगा, मनोनयन नहीं होगा। क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो ऐसा पूछा जाए कि राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है, तो गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ये सही है। तो ऑप्शन में यही फंसाएगा, शब्द से खेलता है बस। वहां पर राज्य विधानसभा का निर्वाचित होगा, कर देगा जानबूझ के क्या? मनोनीत। और निर्वाचित होता है तो कर देगा क्या? मनोनयन होता है। इसी को टिक मार देना तो समझ में आ जाएगा। 84 क्या कहता है कि जिन राज्यों में राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान परिषद का कोई रोल वहां नहीं होगा। किसका रोल होगा? विधानसभा का। और विधानसभा के कौन से मेंबर चुनेंगे? निर्वाचित मेंबर। क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे, मनोनयन नहीं करेंगे। तो देखोगे ग्रेजुएट के द्वारा आता है ना, 1/, आगे लिखवाएंगे। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट अगला लिखिए। लिखिए राज्यसभा के सदस्यों का, अगला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, सदस्यों का नहीं, की कर दो, की अर्हता, राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता, अर्हता एलिजिबिलिटी, अर्हता, हाँ एलिजिबिलिटी बोलते हैं, एलिजिबिलिटी का, अर्हता का वर्णन, अर्हता का वर्णन अनुच्छेद 84 द्वारा, अनुच्छेद आर्टिकल 84 84, आर्टिकल 84 के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 84 के द्वारा किया गया है, किया गया है। एबीसीडी में करो, ए नंबर लिखो, भारत का नागरिक हो, और अर्हता लिखवाते हैं। ए नंबर, यहीं से तो प्रश्न आता है। भारत का नागरिक हो, बी नंबर लिखो,
कितना आयु होना चाहिए? 35 नहीं, 30। 35 कौन बोला? राष्ट्रपति का 35 है, यही तो लिखवा रहे हैं। 30 वर्ष की आयु पूरी कर 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यहाँ 35 लिखे देगा तो तुम तो टिक मार देते। 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सी लिखिए। मंत्री पद को छोड़कर, सी नंबर लिखना है, मंत्री पद को छोड़कर किसी भी लाभ के पद पर न हो। मंत्री पद को छोड़कर किसी भी लाभ के पद पर न हो। मंत्री पद को छोड़कर किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगला लिखो। देखो पागल या दिवालिया लिखा आता है लुसेंट में, अच्छा शब्द नहीं है, नहीं लिखना चाहिए। तो लुसेंट सीधे कहता है कि पागल और दिवालिया ना हो। लिखो विकृत मस्तिष्क का ना हो, शुद्ध वर्ड लिखो। पागल और दिवालिया अगर लिखोगे ना तो नंबर काट लेगा, अगर मेंस में लिखोगे तो। विकृत मस्तिष्क, विकृत मस्तिष्क का ना हो, ये सही टर्म है, यही लिखा भी गया है। विकृत मस्तिष्क का ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो। लुसेंट के बगल में लिख दो, लुसेंट के आधार पर पागल और दिवालिया ना हो। आगे लिखो नेक्स्ट। देखो संसद के द्वारा समय समय पर, इसी पॉइंट को अगला करो। संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए, अगला पॉइंट लिखना है, संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अहर्ताओं को धारण करता हो। संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अहर्ताओं को, अहर्ताएं कर दो, अहर्ताएं को धारण करता हो। संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अहर्ताएं को, अहर्ताओं होता है, अहर्ताएं लिख दो ना, अहर्ताएं को क्या करता हो? धारण करता हो। अब देखो राज्यसभा के मेंबर का कुछ बढ़ाना घटाना है एलिजिबिलिटी में, तो संसद क्या करेगी? बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लाइन लिखवा दिए कि संसद चाहेगा तो इनका जो क्राइटेरिया 4-5 को दिया हुआ है, चाहेगा तो 7 कर सकता है, चाहेगा तो 3 कर सकता है। तो हमने क्या किया, बहुत सारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4, 5, 7, 8 बहुत सारा धारा जुड़ते जाता है। इसी धारा में एक धारा जोड़ा गया कि संपत्ति का ब्यौरा देना है। वो किसके द्वारा किया गया है? संसद के द्वारा किया गया है। तो संपत्ति का ब्यौरा क्यों? कि भ्रष्टाचार ना हो पाए, भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। एक और धारा जोड़ा गया, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और धारा जोड़ा गया जिसके कारण लालू यादव बाहर हो गए थे। कहा कि कहीं भी 2 साल तक जेल नहीं खटा हो। तो कोई व्यक्ति को 2-3 साल तक जेल खटा हो तो उसको नहीं चुना जा सकता है। लेकिन देखते ही हो कि बहुत लोग जेले से चुनाव जीत जा रहा है। तो ऐसा किया गया है कि मंत्री लोग उन्हीं नियमों को बनाएगा या सुधारेगा जो उन पर ना हावी हो जाए। कोई भी ऐसा सांसद नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई ना कोई केस ना हो। सिंपल साधारण केस भी तो हो ही जाता है ना। अरे तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बहुत खुश रहता है, तुम्हारा प्रशंसक है, तो वो केस लाद देगा। चुनाव से पहले जाके वो केस कर देगा कि तुम चुनाव न लड़ पाए। जैसे किसी बच्चा का पहले नौकरी होने होता था तब पड़ोसी क्या करता था, एडमिट कार्ड या उसका ज्वाइनिंग लेटर फाड़ के फेंक देता था। उनको लगता था कि इसको ज्वाइनिंग लेटर फाड़ के फेंक देंगे तो नौकरी नहीं होगा। पहले हम लोग सुनते थे गाँव में, पापा ये लोग कहानी बताते, हम लोग बोलते थे पापा सर ज्वाइनिंग लेटर फाड़ देगा तो नौकरी क्यों नहीं होगा? तो बोले उसको पता नहीं चलता था, रियल बात था, पहले डाक वाला काम था। अब ना ऑनलाइन आ गया है कि तुम्हारे जीमेल पर, मेल पर, मैसेज पर, सब पर आ जाता है कि आपको ज्वाइन करना है। पहले रियल में नहीं आता था, और आता था तब पड़ोसी जानता था इसका नौकरी हो जाएगा। अरे फाड़ फूड़ के कहाँ फेंक देता था, खादर पर। ठीक है, तो ऐसा लोग करते होंगे, लेकिन वो लोग महान रहे होंगे, क्या बताएं। आगे लिखिए नेक्स्ट। देखिए इसमें लिखते चलिए, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा एक साथ ही लिखवा देते हैं। राज्यसभा का इसी में लिखते चलना, इसी कॉपी में। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। देखिए निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अर्थात अर्थात यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थाई सदन है, यह एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन कभी नहीं हो सकता, जिसका विघटन, डिसोल्यूशन, जिसका विघटन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। संसद के अनुच्छेद 83(1) के तहत, संसद के अनुच्छेद 83(1) के तहत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
संसद के अनुच्छेद 83(1) के तहत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वहां लिखे हैं 83(1), 83 ब्रैकेट में 1 के तहत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब इसी में लिखिए, परंतु, इसी में लिखना है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। एवं एवं प्रति 2 वर्ष के उपरांत, एवं प्रति 2 वर्ष के उपरांत, एवं प्रति 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एवं प्रति 2 वर्ष मतलब प्रत्येक 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष के उपरांत इसके 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3, 1/3, प्रति 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एवं उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, एवं उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। देखिए आगे लिखिए, अगला पॉइंट में, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये था, अब क्या किया, पहले था कि जिस राज्य का विधानसभा विधानसभा चाहेगा ना, वहीं से मेंबर चुनेगा। ये व्यवस्था पहले थी। बाद में बहुत सारे जो मंत्री, जिनको ऐसे ही पोर्टफोलियो मिलता था, जैसे मंत्री है, अब लाल कृष्ण अडवाणी चुनाव हार जाएंगे, मान लेते हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, मान लो कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव हार गए, तो क्या चुनाव हार जाएंगे तो वो मेंबर नहीं बनाए जाएंगे? लोकप्रियता तो उनकी है और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी है, तो उनको क्या किया जाएगा, कहाँ से चुना जाएगा? राज्यसभा से। तो ये कहा गया कि किसी भी राज्य में वो राज्यसभा डिपेंड पार्टी करता है। तो जहां जहां पार्टी का राज्यसभा, किसी हो सकता है असम से चुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार से चुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर राज्यसभा का कैंडिडेट आने वाला है वहां से उनको नियुक्त कर देगा। पहले होता था कि वही व्यक्ति राज्यसभा में नियुक्त किए जाएंगे जो उस राज्य में क्या होंगे, उनका राज्य के मतदाता सूची में नाम होगा, उस राज्य से व्यक्ति संबंधित होने चाहिए। अब हटा दिया गया, अब नहीं है। अब देखो तो कहाँ से चुने गए? अमित शाह कहाँ से चुना गया? एक बार एक और को मंत्री था, कहाँ से चुना गया था? वो तो अभी एमपी। हम बता रहे हैं राज्यसभा में कई बार कोई मंत्री को चुना गया है राज्यसभा से, तो देखोगे ना कहाँ के मंत्री कहाँ से चुना गया है। उड़ीसा से चुना गया है, मनमोहन सिंह असम से चुना गए थे। मनमोहन सिंह थे कहाँ के? पंजाब के। चुनाए कहाँ से? असम से। क्यों ऐसा किया गया? इसीलिए कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में मतदाता सूची में नाम है उसी में। हाँ, एमपी लेट्स का जो हम चर्चा आगे करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल क्या है, नहीं नहीं, लोकल अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमपी लेफ्ट में 5 करोड़ का पैसा नहीं मिलता है राज्य के सांसद को। जो सांसद आपका है उसके लोकल बॉडी के विकास के लिए 5 करोड़ का फंड, पहले तो 2 करोड़ था, बढ़ा के कर दिया 5 करोड़। हमको लगता है कुछ दिनों में 10 करोड़ करेगा। तो उसमें क्या होता है, डीएम साहब और एमपी साहब दोनों बैठ के गुफ्तगू करते हैं। ठीक है। गुफ्तगू करके होता है कि क्या किया जाए, तो कुछ नहीं होगा तो शिलान्यास द्वार बना दीजिए। तो देखिएगा कहीं कहीं गांव में जाएगा तो बरका चुके गेट मिलेगा, किसी व्यक्तित्व के नाम पर मिलेगा, भामाशाह द्वार, स्वर्ण जयंती द्वार। तो भामाशाह स्वर्ण जयंती द्वार कैसे बनता है? एमपी लेट के फंड से बनता है। ठीक है। किसी का नाम देना है तो बता देंगे। भामाशाह के बारे में क्या जानते हो तुम? हिस्ट्री तो पढ़ी हो। भामाशाह की जो जयंती मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? भामाशाह थे कौन? महाराणा प्रताप को फंड दिए थे वो। अकबर से जब इसका लड़ाई चल रहा था तब महाराणा प्रताप, भामाशाह वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे राजस्थान के, उन्होंने क्या किया था, पूरा खजाना दान कर दिया था। किसको? महाराणा प्रताप और उसके सैनिकों को। कहा था कि तुम लोग को जितना धन चाहिए यहाँ से लो और जितना शस्त्र चाहिए वो काम करो।
और इतना ही नहीं, वहां पर शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उन सभी के लिए फंड कौन दिया था? भामाशाह। तो इसलिए उनको दानवीर माना जाता है। कर्ण के समान राजस्थान में पूजे जाते हैं। जैसे कर्ण का जो है वर्णन होता है कि दानवीर था, वैसी भामाशाह राजस्थान में बहुत ही पूजित व्यक्ति है। तो उन्हीं के नाम पर हर जगह जहां जहां दान वाला कुछ आता है ना, तब भामाशाह द्वार लिखा जाता है। बस यही कारण है। एक वो फैक्ट और बता दिए। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। क्या लिखवाया लास्ट में मैंने? राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं। लिखिए, राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, लिखिए। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अंडरलाइन मार दो इसको। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब पोस्ट, इन द चेयर। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। लिखिएगा। परंतु परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ब्रैकेट में कर दो आर्टिकल 89। ब्रैकेट में कर दो आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में ये व्यवस्था दी गई है, याद रहेगा। मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है से संबंधित आर्टिकल कौन है? 89। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, लिखिए। राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। तथा सभापति एवं उपसभापति का वेतन एवं भत्ता, तथा सभापति एवं उपसभापति का वेतन एवं भत्ता, सभापति एवं उपसभापति का वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन तथा भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से नाम दे देगा, किन किन संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को भारत की संचित निधि से वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों नाम दे देगा। उसमें ऐसा होगा कि एक ही व्यक्ति कुछ होगा जिसको मिलेगा संचित निधि से, बाकी सबको क्या मिलेगा? राज्य के संचित निधि से। तो इसको ध्यान रखना है कि जो केंद्र का जो पद है, खासकर राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, सांसद सदस्य, सबका वेतन भत्ता किससे दिया जाएगा? संचित निधि से। लेकिन जो राज्य में काम करेंगे, केंद्र के ऐसे प्रतिनिधि जो राज्य में काम करते हैं, तो जब तक राज्य में काम करेंगे उनका वेतन भत्ता कहाँ होगा? राज्य की संचित निधि से। और जब रिटायर करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? केंद्र के संचित निधि से। क्यों? क्योंकि जिस राज्य में उस सेवा देंगे उस राज्य के सरकार का काम होता है उनका वेतन भत्ता दो। और जब रिटायर कर जाएंगे तो राज्य सरकार काला पेमेंट देगा भाई, हम क्यों देंगे? हम जब तक काम किए हम तुमको मेहनताना दिए, पेमेंट दिए। जब तुम रिटायर कर दिए तो जो तुमको नियुक्त किया है, भेजा है, उससे समझो। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है तो जब तक काम करेगा उसका वेतन भत्ता वो देगा, और जैसे उसका काम खत्म, रिटायर कर जाएगा तो घरे नहीं भेज देता है। ठीक है, तो घर जाके घर का अपना जिम्मेदारी संभालो। हाँ, पेंशन देगा तो अगर संस्था है तो पेंशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये कई बार क्या करता है, ऐसे ही प्रश्नों को तुम जब क्वेश्चन बनाओगे, अगर बना रहे होगे, तो ऐसे ही प्रश्नों को बहुत ज्यादा पेचीदा बना बना के पूछता है। सिंपल तरीके से अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
नहीं तो अपना दिमाग ज्यादा लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पॉलिटी में जनरली अपना दिमाग नहीं लगाना है, पॉलिटिक्स में लगाना है, उसमें दिमाग जितना लगाओ लगा दो आगे बढ़ोगे, पॉलिटी में नहीं लगाना। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ, 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ, मैंने लिखवाया राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ, सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, ये सब कहानी हम बता चुके हैं। आगे लिखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आधारों को, अगला पॉइंट कर दीजिए, निम्नलिखित आधारों पर, निम्नलिखित आधारों पर, निम्नलिखित आधारों पर राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, सभापति एवं उपसभापति को, उपसभापति को पदमुक्त किया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। उनको पद से हटाने की प्रक्रिया बता रहा हूं, पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट 1 कर दो। देखिए, राज्यसभा की अवधि समाप्त होने पर, राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि, अवधि तो राज्यसभा कभी नहीं खत्म होगा, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर, टर्म गलत हो जाता, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर, ठीक है, अवधि समाप्त होने पर लिखिएगा, त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर, अगला लिखिएगा, सभी सदस्यों के, सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होने पर, सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होने पर, सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होने पर हो जाएगा। अब एक नोट लिखो, नोट लिखिए, 2000 का नोट लगाइए, इधर निकाल के, अब तो बंद हो गया, अब लेके भी क्या करेंगे, हम जेले चले जाएंगे। लिखिए, नोट लिखिए, डेस्क में लिखिए, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति ब्रैकेट में कर दो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति ब्रैकेट में कर दो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जबकि, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, जबकि उपसभापति, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, सभापति को के ब्रैकेट में कर दो उपराष्ट्रपति को, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, उसके ब्रैकेट में कर दो, सभापति के ब्रैकेट में उपराष्ट्रपति को। सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति ही ना होंगे, तो उनको दिया जाएगा ना, तो उपराष्ट्रपति को इसलिए लिखवा दिया कि कंफ्यूजन ना हो। अब ये बताओ, तुमसे सवाल करते हैं कि आखिर सभापति राष्ट्रपति को क्यों त्याग पत्र दे रहा है? इसलिए कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो राज्यसभा को क्यों देगा त्याग पत्र? उसको चुना कौन है? उसको शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति का तो चुनाव कौन किया है? सदन किया है, तो वो जो देगा किसको देगा? सदन के मुखिया को। सदन का मुखिया कौन है? उपराष्ट्रपति। ये समझ में आ गया? तो इसको समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो जिंदगी भर याद करना पड़ेगा, सभापति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना है। मेंबर जिस सदन का होगा उसी को तो सौंपा जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति तो मेंबर है नहीं, मेंबर तो है नहीं, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन उपसभापति क्या है? उसका मेंबर है, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उसको चुन रहे हैं, तो उसकी उसकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसके लिए है? राज्यसभा के लिए है। तो राज्यसभा का मुखिया कौन है?
उपराष्ट्रपति, उसको सौंप देगा। याद रहेगा? तो नोट याद रहेगा ना? आगे लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, लिखिए, इसी में लिख लीजिए, एक लाइन इसी में लिखिए, राज्यसभा का महासचिव। क्योंकि यहां से कोई लिखवाएगा नहीं तो मैं लिखवा देता हूं। दूसरा पॉइंट कर दिए, नोट कहीं दूसरा पॉइंट है। राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव, महासचिव सभापति के द्वारा, सभापति के द्वारा नियुक्त होता है, सभापति के द्वारा नियुक्त होता है, सभापति के द्वारा नियुक्त होता है, जो संसदीय कार्यों, जो संसदीय कार्यों में सलाहकार की भूमिका निभाता है, जो संसदीय कार्यों में सलाहकार की भूमिका निभाता है, जो संसदीय कार्यों में सलाहकार की भूमिका निभाता है। सलाहकार जो होता है वह सलाह देता है। एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर है? रीजनिंग पढ़े हो तुम लोग ना? तो रीजनिंग पढ़े हो तो उसमें मिला होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सजेस्ट एंड एडवाइस? क्या होता है? देखो, सलाह बिना मांगे मिलता है। कुछ सड़क पर चल रहा है, कुछ गिर गया, उठा रहा है, या कुछ ही होता, सलाह देना शुरू कर देगा। अब बीमार है क्या? अच्छा, थायराइड है आपको, हाँ तो ये चीज खाइए ना, तो उसको बोलते हैं सलाह। बिना मांगे जो मिलता है उसको सलाह बोलते हैं। सजेशन मांगना पड़ता है। सुनिए ना, आपसे एक सजेशन चाहिए तो सजेशन मांगने पर मिलता है। जब पूछोगे तो सजेस्ट किया जाएगा। तो सलाहकार ये सजेशन वाला है या एडवाइस वाला है? ये जो सलाहकार है किस प्रकार के हैं? एडवाइजेबल हैं। ये बिना मांगे सलाह देते रहते हैं। ठीक है, मांगता, मानना ना मानना सदन पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी इनसे सजेशन लिया आता है। जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के या सीजीआई से क्या लेते हैं? सजेशन लेते हैं या एडवाइस लेते हैं? सजेशन लेते हैं। वो सजेशन लेते हैं, एडवाइस नहीं लेते हैं। तो एडवाइस मतलब बिना मांगे मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एडवाइस। और जो मांगने पर मिलता है उसको क्या बोलेंगे? सजेशन। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। अब राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य लिखवाना है, तो पॉइंट करके लिखवाते निकल जाएंगे। लिखिए, हेडिंग लगाइए, राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा अगला बैच में इतना डीप नहीं बढ़ाएंगे, शॉर्ट में निकालना पड़ेगा। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य लिखिए, इसमें तीन तीन लाइन लिखिए। विधायी, विशिष्ट, अन्य, तीन लाइन बनाइए। इधर लिखिए विधायी, यहां विधायी कर लो, यहां बीच में विशिष्ट कर लो, और साइड में अन्य कर लो। ऐसे अन्य लोग हमेशा साइडे में रहते हैं। ठीक है, ऐसे घेर लीजिए ताकि निकल के बाहर नहीं भागे। अब इसमें बोलते चलेंगे, इसमें बोलते चलेंगे, इसमें बोलते चलेंगे। ठीक है, लिखिए, विधायी में लिखिए, लिखिए, राज्यसभा को, राज्यसभा को गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, गैर वित्तीय जो नॉन फाइनेंशियल विधेयक है, गैर वित्तीय, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, संदर्भ में लोकसभा की भांति ही शक्ति होती है। लोकसभा की भांति ही शक्ति होती है। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति ही शक्ति होती है। लोकसभा की भांति ही शक्ति होती है, अर्थात, अर्थात दोनों की सहमति के बाद ही कानून बनता है। अर्थात दोनों की सहमति के बाद ही कानून बनता है। अर्थात दोनों की सहमति के बाद ही कानून बनता है। बाद ही कानून बनता है। इसी का भी दूसरा पॉइंट कीजिए विधायी में ही, क्योंकि तुलना नहीं हो रहा है, लिखवा रहे हैं। विधायी में दूसरा पॉइंट कीजिए, लिखिए इसमें, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है, सीमित होती है। वह केवल 14 दिनों के लिए ही, वह केवल 14 दिनों के लिए ही, 14 दिनों के लिए ही धन विधेयक को रोक सकता है। धन विधेयक को रोक सकता है।
ठीक है, मतलब 14 दिन में उसको वापस भेजना पड़ेगा। कुछ सुधार करे या न करे वापस भेजेगा, पास हो जाएगा। तो विशेष नहीं लिखवाएंगे इसमें, क्योंकि विधेयक अलग से पढ़ना भी हम लोग को। ठीक है, आगे इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, विधायी का 3 ही कार्य ही है। विधायी का तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में आर्टिकल 368 ब्रैकेट में कर दीजिएगा। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में ब्रैकेट में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्ति बराबर होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में आर्टिकल 368 दोनों सदनों की शक्ति समान होती है। दोनों सदनों की शक्ति समान होती है। दोनों सदनों की शक्ति समान होती है। चलो अब इधर आ जाओ, विशिष्ट में। विशिष्ट में लिखिए, देखो आर्टिकल 249 के तहत आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की मदद से बहुमत से अपने क्या लिखा है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। किसी विषय को किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। स्टार मारो, कई बार प्रश्न आया हुआ है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, इसको स्टार मारिए। यहां से प्रश्न आर्टिकल 249 कई बार पूछा हुआ है। पूछा क्या है वो पता हुआ है? आर्टिकल 249 नहीं पूछा हुआ है। पूछा हुआ है 2/3 है ना, उसमें 1/3 कर देगा। इसमें जो 2/3 सदस्य लिखा हुआ है ना, उसको ऑप्शन में 1/3 मिलेगा आपको, वही गलती रहेगा। तो याद रखना है 2/3 से, कितना से? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। याद रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 312 के तहत, नेक्स्ट इसी में दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 312 के तहत फिर वही चीज लिख लीजिए, राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से या बहुमत से, जो लिखना है सेम लाइन ऊपर वाला उतारना है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऑब्लिक समर्थन से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकता है। नई बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। मिल्क शेक मांगे तो अब नया आ गया, नहीं बादाम शेक। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। गठन कर सकती है, सृजन कर सकती है, बात एक ही है। अब आ जाइए अन्य में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकती है। अभी जो है वो तो संघ का है। अगर राज्यसभा को लगेगा कि नया अखिल भारतीय सृजन सेवा कुछ लाना है, जैसे अखिल भारतीय करना होगा मेडिकल सेवा, तो कर सकती है। अभी तो यूपीएससी हमारा 312 से है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का ये पावर है, उसको अगर लगेगा ऐसा तो अखिल भारतीय सेवाओं का नया सृजन कर सकती है। यही राज्यसभा का विशेष पावर है, मैंने लिखवाया ना विशिष्ट पावर। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? लोकसभा से ज्यादा पावर है, तो विशिष्ट इसलिए लिखवाया। अब लिखिए अन्य। अन्य में लिखिए, लिखो अगर आपातकाल, अन्य में लिखना है अगर आपातकाल 1 माह से अधिक अवधि
अगर आपातकाल 1 माह से अधिक अवधि का होता है, अगर आपातकाल 1 माह से अधिक अवधि का होता है तथा लोकसभा इस दौरान विघटित होता है, तथा लोकसभा इस दौरान विघटित होता है, तथा लोकसभा इस दौरान विघटित होता है, तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। क्यों होगा भाई? तो लोकसभा विघटित है, आपातकाल लगा हुआ है, तो लोकसभा नहीं है तो सदन कौन बचा है? राज्यसभा अस्थायी है, तो वो अनुमोदन करके फिर इसका टर्म को बढ़ा देगी, 1 माह से बढ़ा सकती है। याद रहेगा? दूसरा पॉइंट करो। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यही एक पावर ही है, अन्य पावर इसको बोला जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। आगे लिख लीजिए अगला तीसरा पॉइंट। ये में 4 को पॉइंट लिखवाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, हटाना, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, तथा तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को, तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद मुक्त करना। अन्य संवैधानिक, संवैधानिक क्या लिखा है? पदाधिकारियों को पद से मुक्त कराना आदि में, आदि में राज्यसभा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदि में राज्यसभा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदि में राज्यसभा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदि में राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो गया? एक और पॉइंट लिख लो, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव। ये भी अंडरलाइन पूरा कर लेना, यहां से प्रश्न आता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रावधान, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रावधान केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा खत्म, मतलब है अभी टॉपिक खत्म। ठीक है, अब लिखिए लोकसभा। हम पता था, शक्लें देख के पता चल जाता है कि शक्ल पर 12 बज गया है। यहाँ भी 12 बज गया, 11 बजा हुआ है। ठीक है, अब लोकसभा हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, कल लोकसभा खत्म करा देंगे, कोशिश करेंगे। लोकसभा में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है राज्यसभा की तुलना में। उसके बाद लोकसभा के बाद यहाँ पर जितना जो इसका प्रोविजन है वो लिखवा देंगे। उसके बाद चलेंगे फिर न्यायपालिका में। चलिए देखते हैं। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर? आज का सेशन यही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं, लोकसभा टॉपिक करेंगे आगे। कल हमको लगता है कि लोकसभा के संबंधित सभी प्रावधानों को करा दिया जाएगा। और अगला टॉपिक न्यायपालिका है, फिर पंचायती राज है। उसके बाद जो टॉपिक बचेगा वो आसान लेवल का है, उसमें बहुत कम समय लगेगा
और कोशिश कर, विधाई है, ठीक है, वहां पर ध्यान रखना है, वो कम करा जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट आपका सेकंड होने वाला है। सेकंड टेस्ट प्रथम प्रथम वाले में हमने नागरिकता तक प्रोविजन कराया था, तो नागरिकता के बाद जो हमने कराया मतलब मौलिक कर्तव्य तक, तो शुरू से लेकर मौलिक कर्तव्य तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। संवैधानिक विकास क्रम का पीपीटी तैयार है, मैं आपको दे दूंगा। उसको समझाने के लिए पीपीटी के माध्यम से समझाना जा, क्योंकि बहुत अधिक फैक्ट है, बहुत अधिक समय लगेगा उसमें, तो मैं पीपीटी आपको दूंगा, मतलब आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा दूंगा, पॉइंट वाइज याद करा देंगे। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक अगला क्लास का वेट कीजिए। शाम को जो आपका यूट्यूब क्लास है 5 से 7 जरूर अटेंड कीजिएगा, वहाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।